नमस्कार। आज तक हमारी इंडियन एजुकेशन पॉलिसी कुछ इस तरह से थी कि हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया, एमए किया, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब कुछ ठीक ठाक। गुलजार साहब का 70s का लिखा हुआ ये गीत पिछले 20 सालों से काफ़ी कुछ सटीक बैठता था इंडियन एजुकेशन पॉलिसी से, लेकिन अब ये महसूस होता है कि जो आने वाली एजुकेशन पॉलिसी है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट की तरफ से आई है, इसमें सारी कंप्लेंट हमारी दूर हो जाएंगी। कंप्लेंट्स की बहुत ही ज़्यादा हमारा कोर्स रट्टाफिकेशन है। कंप्लेन की अभी तक जो भी हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं 12th तक, आगे जाके फील्ड चेंज करनी पड़ती है तो दिक्कतें आती हैं। कंप्लेन टू एग्जाम सेंट्रिक है। ये सारी कंप्लेन प्लस करप्शन प्लस स्पेशलाइजेशन ऑफ स्टडीज, ये सारी चीज़ें कुछ हद तक हमें लगता है कि अब एजुकेशन पॉलिसी के बाद बदलेंगी। मैं तुषार श्रीवास्तव, शिक्षा कोचिंग से। देखते हैं इसके बारे में क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला पार्ट ये कि हमारे बच्चे को 12th तक क्या राइट्स मिलते हैं, उसके बाद आफ्टर 12th ग्रेजुएशन में उसको कैसे वो राइट्स मिलेंगे। अभी तक जो गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारे बच्चे को एक बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन देती थी फ्रॉम 5 years to 14 years। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही राइट्स अब बच्चे को देगी फ्रॉम 3 years to 18 years। जी हाँ, पहले सिस्टम जो एजुकेशन का था उसमें क्या होता था 10+2। नाउ अब एजुकेशन सिस्टम हमारे पास क्या आ जाएगा 5+3+3+4। क्या है 5+3+3+4 और क्या था 10+2, इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रीवियसली 10+2 एजुकेशन राइट्स ये थे कि अप टू क्लास 10 आपके बच्चे को हर प्राइमरी एजुकेशन, हर टाइप की ट्रेनिंग हद तक मिलती नहीं थी, वो 10th तक पढ़ेगा। आफ्टर 10th 11th 12th वो पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करके अपना एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जा सकता है। काफी दिक्कतें आती थी इसमें। एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का नहीं हो पाता था अप टू क्लास 10th। उसके बाद भी जब 11th 12th में बच्चा होता था तो उसके पास सिर्फ 3 फील्ड्स रह जाती थी चूज करने के लिए, या तो वो साइंस चूज करेगा या फिर कॉमर्स चूज करेगा या फिर ह्यूमैनिटीज चूज करेगा। कोई बच्चा जिसका इंटरेस्ट फिजिक्स है, साथ में वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, उसके लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अब मैं अगर ये कहूँगा कि आपके बच्चे को, जो बच्चा 11th 12th में है या फिर जो बच्चा 9th से जाएगा, उसके पास ये अवेलेबिलिटी रहेगी कि अगर उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो साथ में वो म्यूजिक पढ़ सकता है, साथ में वो एग्रीकल्चर पढ़ सकता है, साथ में वो ह्यूमैनिटीज पढ़ सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है, ज्योग्राफी पढ़ सकता है। देयर इज अ वैरायटी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पॉलिसी हो गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको इस तरीके से देखते हैं कि आपके बच्चे का जब एडमिशन होगा तो उसको 4 कैटेगरी में पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब 4 स्टेजेस में पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहली स्टेज 5 years की जो कि फाउंडेशन स्टेज रहेगी, दूसरी स्टेज 3 years की प्राइमरी एज स्टेज रहेगी, तीसरी स्टेज 3 years की मिडिल स्टेज, चौथी स्टेज 4 years की जो कि आपकी सेकेंडरी स्टेज रहेगी। इसके बाद ग्रेजुएशन। तो हम पहले 12th तक देखते हैं कि कैसे बच्चे को आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कैसे उसके अंदर एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो पहली स्टेज जो कि फाउंडेशन स्टेज है, जब हम अपने बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराते हैं छोटे को, तो फ्रॉम 3 to 6 years मतलब पहले के 3 साल उसको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, जिसको कहते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो नर्सरी ट्रेनिंग, केजी ट्रेनिंग, प्रेप में बच्चा होता है, ये ट्रेनिंग उसको पूरी एजुकेशन मिलेगी। उसके बाद क्लास 1 और 2 मतलब अप टू एज ऑफ 8 year old वो फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। उसमें वो लिखना, पढ़ना, कैलकुलेशन करना, ये सब चीजें सीखेगा। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमारी आएगी वो आएगी प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज फ्रॉम क्लास 3 to class 5, दैट इज एज 8 years to 11 year नॉर्मली। इसमें बच्चा आपका प्ले, डिस्कवरी एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम के थ्रू स्टडी करेगा, जिसमें आपका मतलब एग्जामिनेशन ना के बराबर है।
इसमें काफ़ी कुछ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। एक जो मेजर पॉइंट इसमें गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने इंक्लूड किया है वो ये है कि बच्चे का इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लिया गया है। मीन्स इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में, 8 ऑफिशियल लैंग्वेज में, हिंदी में होगी। इस पे ज़्यादा अभी क्लियरिटी नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको कैसे वो आगे करेंगे, क्योंकि इसमें इशू कई सारे हैं। और इशू ये भी आ सकते हैं कि बच्चा अभी किसी एक स्टेट में पढ़ाई कर रहा है, अप टू क्लास 3 वहाँ तक पढ़ा उसने, फिर उसका ट्रांसफर हो गया क्लास 4 से वो दूसरी स्टेट में चला गया, तो अब उसको एकदम से पूरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो इसमें इस वजह से ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि उसको कैसे पढ़ाई करनी है ना। ये थी आपकी ये थी आपकी प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के बाद बच्चे को मिडिल स्टेज पे जाना है। मिडिल स्टेज आपकी क्लास 6 to 8, 6, 7, 8, क्लास 6, 7, 8 में रहेगी। इस स्टेज पे आपके बच्चे की उम्र 11 ईयर्स टू 14 ईयर्स हो जाएगी मिडिल स्टेज में। यहाँ पे बहुत ही कह सकते हैं कि एक क्रूशियल ट्रेनिंग टाइप के बच्चे को मिलेगी, जैसे कि उसको 6 से ऑप्शन हो जाएगा कि वो कोडिंग कर सकता है, 6 से वो क्लास 6 से वो इंटर्नशिप कर सकता है, क्लास 6 से उसको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, प्लस 10 डेज बैगलेस स्कूल होगा जिसमें बच्चा अपने लोकल, जो भी आपके लोकल लाइक कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, उनसे ट्रेनिंग ले सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 8th क्लास से आगे बढ़ जाता है और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि 6 से 8 तक उसको मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ाया जाएगा। साथ साथ इसमें जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, मतलब प्रैक्टिकल स्टडीज जिसको कह सकते हैं, वो भी उसको कराई जाएगी। ये आपकी हो गई मिडिल स्टेज। नाउ मिडिल स्टेज के बाद अब जो 4th स्टेज आती है 4 साल के लिए, दैट इज सेकेंडरी स्टेज फ्रॉम क्लास 9 to 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डाइवर्टिंग है, और कह सकते हैं आप मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज है। मल्टी डिसिप्लिनरी इन द सेंस कि पहले जो होता था कि बच्चे को एक साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज इस स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया जाता था, लेकिन अब बच्चे को एक पूल सब्जेक्ट का पूल बना दिया जाएगा, मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट का पूल बना दिया जाएगा, और उसमें से काफी कुछ वो अपने मन से सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। मन से सब्जेक्ट को चूज करने का मतलब कि अगर बच्चा फिजिक्स है तो वो कॉमर्स भी ले सकता है, प्लस आपका कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी देख सकता है, प्लस वो ज्योग्राफी भी ले सकता है, कई सब्जेक्ट्स ले सकता है, मतलब जिसका भी उसमें इंटरेस्ट है वो ले सकता है। प्लस 9 to 12 को एग्जाम सेंट्रिक बहुत कम कर दिया गया है। जैसे कि होता था कि पहले की बोर्ड्स के एग्जाम की महत्वता को कम कर दिया गया है। बोर्ड्स के एग्जाम में बच्चे आखिरी के 2-3 महीने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके नंबर्स ले आते थे, फिर उनको नॉलेज नहीं होती थी। ऐसा मैं नहीं कहूँगी नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि उतनी नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन उनके नंबर अबव 90-95% बोर्ड में आ गए, फिर वो आगे किसी काम के नहीं करते हैं। अब इस चीज़ को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है कि बच्चे को हर सेमेस्टर में पढ़ना है, हर सेमेस्टर में उसके एग्जामिनेशन होगा, और उसको पूरी नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक वो दे ही नहीं पाएगा एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज, क्योंकि थ्रू आउट बोर्ड एग्जाम तो है। प्लस सबसे अच्छा पॉइंट इसमें एक ये आ गया है कि बच्चे को खुद सेल्फ असेसमेंट करने का मौका दिया गया है। बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट करके नंबर ले सकता है। एक और अच्छी पॉइंट इसमें ये कि बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट हैं वो उसको नंबर देंगे, मतलब स्कूल से बच्चे को नंबर मिलेंगे ही एग्जामिनेशन के लिए। बच्चे को एक कॉलम मिलेगा जिसमें वो सेल्फ असेसमेंट के नंबर दे सकता है, और एक कॉलम ऐसा मिलेगा जिसमें उसके कलीग्स उसको नंबर देंगे उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उस पर। तो ये मुझे पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हम जो भी पढ़ते हैं हमें खुद को पता रहता है कि हमें कितनी नॉलेज आई है, कितना हमें समझ में आया है। उस बेसिस पे अगर हम खुद को अगर देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से असेसमेंट कर पाएंगे। तो 12th तक आपके बच्चा एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो चुका होगा, पूरी तरीके से समझिए कि जिस फील्ड में उसको जाना है वो उसमें स्किल हो चुका होगा। अब उसके पास 3 ऑप्शन से बंधा नहीं रह गया कि वो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ही पढ़े। उसके पास एक वास्ट फील्ड अवेलेबल हो जाएगी जिसको वो एक्सप्लोर कर सकता है, वेदर इट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। एट 12th लेवल वो इसको एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये कहीं हद तक प्रैक्टिकल नॉलेज बेस हो गया है। थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है, आप प्रैक्टिकली कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे
ये आपको पता रहेगा। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज होता है इम्प्लीमेंटेशन से, तो उससे और ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं और ज़्यादा फील्ड्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब कितनी अच्छी चीज़ है कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, अब उसको फील्ड पे मतलब ऑन ग्राउंड उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ अलग हट के सोचते हैं, और वो जो सोचते हैं उनके पास कोई एरिया नहीं होता जिसपे उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको करके दिखाएं। लेकिन अब इससे उनके पास एक एरिया मिल जाएगा, एक फील्ड मिल जाएगी जिसपे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। ये तो हो गया अप टू 12th के बाद जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन में जाएगा, तो ग्रेजुएशन में सेम उसको मल्टीपल फील्ड्स या मल्टीपल सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी है। प्लस गवर्नमेंट ने एक और कर दिया कि पहले ग्रेजुएशन जैसे 3 इयर्स का होता था, ग्रेजुएशन अभी भी 3 इयर्स का होगा। फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ेगा तो आफ्टर फर्स्ट ईयर उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा रिगार्डिंग द कोर्स। नाउ आफ्टर सेकेंड ईयर उसको डिप्लोमा मिलेगा, दैट इज गुड। नाउ आफ्टर थर्ड ईयर उसको डिग्री मिलेगी। थर्ड ईयर के बाद अगर बच्चा रिसर्च करना चाहता है तो एक 4th ईयर होगा जिसमें वो रिसर्च कर सकता है, उसको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इससे फायदा ये है कि बच्चा अगर किसी ग्रेजुएशन कोर्स में है, साथ में उसको ड्रॉप आउट करके जाना चाहता है, तो वापस आएगा तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर से शुरुआत नहीं करनी है। फर्स्ट ईयर का उसका सर्टिफिकेट हो चुका है, अब वो सेकंड ईयर से शुरुआत करेगा, या फिर सेकंड ईयर में गया तो उसका डिप्लोमा हो चुका है, वो थर्ड ईयर से शुरुआत करेगा। बहुत ही अच्छी चीज है ये। गवर्नमेंट ने इसको एक क्रेडिट स्कोर की तरह कर दिया है कि जितना बच्चा आपका पहले पढ़ चुका है, लाइक ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, तो उसका एक क्रेडिट स्कोर उसको अलॉट कर दिया जाएगा। उसका एक डिजिटल लॉकर में क्रेडिट स्कोर दे दिया जाएगा, फिर से बच्चा जब आएगा तो उसके आगे वो कंटिन्यू कर लेगा। एक चीज इससे और बढ़ गई है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें बच्चे जिनको जॉब करनी है, जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो आफ्टर 3 इयर्स एजुकेशन, लाइक बहुत सी जॉब्स होती हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लाइक यूपीएससी, मैनी ईयर्स, तो वो 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद जा सकता है। और फिर जिनको रिसर्च करनी है वो एक एक्स्ट्रा ईयर वो उसमें रिसर्च में दे सकते हैं। एमफिल को खत्म कर दिया गया है, आफ्टर 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। काफी अच्छा है, टाइम बचेगा, टाइम बहुत ही ज्यादा बचेगा इसमें। एक और इसमें चीज हो गई है कि जितनी भी आपकी रेगुलेटर्स, जो ग्रेजुएशन एंड सबके रेगुलेटर्स हैं, उन सबको एक बॉडी बना दिया जाएगा। लाइक अभी आपका यूजीसी है, एआईसीटी, इनको एक रेगुलेटर बना दिया जाएगा जो पूरे इंडिया में नॉर्म्स तैयार करेंगे और उसी पे यूनिवर्सिटीज वर्क करेंगी, कि स्टडी मटेरियल होगा उसी पे स्टडी करेंगे। काफी अच्छी चीज है। इस एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने एक और चीज रखी है जो कि है हमारे पास नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च को फंडिंग करेगा। अभी तक मेनली साइंस और इस चीजों में फंडिंग करी जाती थी, लेकिन अब आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट को भी फंडेड किया जाएगा ताकि बच्चा उसको एक्सप्लोर करके उसमें रिसर्च कर सके। ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। जो पिछले 34 इयर्स की जो हमारी पॉलिसी थी उसमें जितने भी लूपहोल्स कह सकते हैं या फिर कंप्लेंट्स थी उन सबको कवर कर लिया गया। बात आती है कि ये इम्प्लीमेंटेशन पे जब जाएगी तो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, वो बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट है। पूरी एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम देखें, हमारे बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग मिलेगी, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, प्लस चॉइस टू चूज सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, प्लस इंटरेक्टिव क्लासरूम्स मिलेंगे, प्लस एक इनोवेशन करने की फील्ड मिलेगी, जो कि अभी तक कहीं ना कहीं लैक करता था। चांसेस इस बात के कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो इररिलेवेंट हो गया है, इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास चॉइस होती है डिसीजन लेने की अपने मन से, तो फिर आगे ये सोचना कि हमने जो पढ़ा वो इररिलेवेंट हो गया क्योंकि अब आगे हमें फील्ड चेंज करनी है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इंडिया एजुकेशन सिस्टम में कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती थी बच्चों को, जो कि अब आगे चल के वो अपने चॉइस से, अपने मन से
प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।